గుడ్ ఈవినింగ్. ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. धमकियों का चरित्र किसका है, भाषा किसकी है, ये सब जानते हैं. लोकतंत्र में आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए थे, इससे बड़ी धमकियां क्या होती है. लेकिन ये देश झुका नहीं था और इसलिए जो बातें कही नहीं गई है, कृपा करके ऐसी बातों को किसी के मुंह में न डाला जाए. कानून के तरीके से ही देश चलना चाहिए, कानून के दायरे में चलना चाहिए. और इसलिए यहां पर यह भी बात होती है, कुछ नया नहीं है, योजनाएं पुरानी हैं. सवाल मैंने उस सदन में भी कहा था, इस सदन में मुझे दोहराना पड़ रहा है. योजनाएं नई हैं, पुरानी हैं, ये विवाद हमें दूर तलक ले जाएगा. मुद्दा समस्याएं पुरानी है, चिंता समस्याओं की है, समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने की है. और हम इस बात के विचार वाले नहीं हैं कि हम यहां बैठे हैं इसलिए ईश्वर ने सारा ज्ञान हमको दिया है. ये सोच हमारी नहीं है. हम में भी 50 कमियां हैं, लेकिन हम मिल बैठ करके कमियां को पूरी कर सकते हैं. और लोकतंत्र की यही तो ताकत है. कोई पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता, सब मिल करके पूर्ण होने की संभावना दिखती है. और फिर भी शायद ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो कुछ कम भी रह जा सकता है. और इसलिए ये सोच हमारी नहीं है. इस सदन ने कभी ये नहीं सुना होगा, और मैं शायद सच निकलूंगा, इस सदन ने कभी ये नहीं सुना होगा कि ट्रेजरी बेंच पर बैठ करके जो आज वहां बैठे हैं उन्होंने कभी ये कहा हो कि इस देश को आगे बढ़ाने में किसी और का भी योगदान था. जो आजादी के आंदोलन की क्रेडिट किसी को देने को तैयार नहीं है, वो विकास की यात्रा में औरों के भागीदारी को कैसे स्वीकार करेंगे. लेकिन मैं हूं जिसने मैंने लाल किले पर से कहा था ये देश आगे ले जाने में अब तक की सभी सरकारों का योगदान है, अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, सभी राज्य सरकारों का योगदान है. इसी सदन में मेरे पिछले भाषण को देख लीजिए, इन्हीं शब्दों को मैंने जिम्मेवारी और गर्व के साथ कहा हुआ है. हम ये नहीं मानते हैं और हम तो ये भी सोच नहीं रखते हैं कि देश का जन्म 1947 15 अगस्त को हुआ था. ये हमारी सोच नहीं है. ये देश सदियों से, सहस्त्र वर्षों से बना हुआ है. ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, खेत और खलिहान में पसीना बहाने वाले लोगों ने यह देश बनाया है. सरकारों ने देश नहीं बनाया. हम तो आते हैं, व्यवस्थाओं को चलाते हैं, फिर चले जाते हैं. और इसलिए कृपा करके हम जो है ही नहीं, या जो आपके भीतर पड़ी हुई चीजें हैं, जिसको आपने जिया ऐसे ही है, कम से कम आप जिस नजरिए से जिए हो उस नजरिए से हमें जीने के लिए मजबूर मत करो. और नहीं आप हमें उस प्रकार के आभूषणों से नवाजित करने की कोशिश करें. आपने कहा योजनाओं का, मैं जरा सुनाता हूं. मैं बहुत लंबा जा सकता हूं, 84, 86 तक जा सकता हूं, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगा. जब एनडीए सरकार थी तब एक योजना थी, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट. आप आए, वो बन गई आधार UIDAI. वही योजना नया रंग रूप.
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाजपेयी जी के समय थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके समय है। सुनना पड़ेगा। अटल जी के समय योजना थी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। अटल जी के समय था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। आप आए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अटल जी के समय था अंत्योदय अन्न योजना। आप आए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अटल जी के समय था सर्व शिक्षा अभियान प्लस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप आए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अटल जी के समय था स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वराज योजना। आप आए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अटल जी के समय था टोटल सैनिटेशन कैंपेन। आप आए निर्मल भारत अभियान। अटल जी के समय था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप आए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। क्या परंपरा है? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो ऐसा खड़े होकर हंगामा करते हैं। बैठ जाइए। What is this? We heard आनंद शर्मा जी। हमने आनंद शर्मा जी को सुना शांति से। गुलाम नबी जी को सुना शांति से। गुलाम नबी जी आनंद शर्मा जी बोल रहे थे, हम लोगों ने शांति से सुना है। मर्यादा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री है। मर्यादा में बात है। सच कड़वा होता है। Please sit down. Truth is unpalatable. Please understand. Please do not disrupt. Allow the Honorable Prime Minister to proceed. Please. आदरणीय सभापति जी, बैठ जाइए। सर क्या हो रहा है? वो नहीं सुनना चाहिए तो बता दिए, समाप्त करना है क्या? प्लीज प्रोसीड। चुप रहिए आप। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ राजनीतिक बातें भी हुई है। ये भी कहा गया ये कौन है, वो कौन है, कितने हैं, वो है, काफी कुछ कहा गया। मैं जरा सदन का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें भी राजनीतिक जीवन में परसेप्शन के आधार पर निर्णय करने से कैसी गड़बड़ें होती हैं वो आप जानते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। और इसलिए सच्चाई की धरातल को भी राजनीतिक जीवन में समझना बहुत आवश्यक होता है। हमारे लिए भी आवश्यक होता है, आपके लिए भी आवश्यक होता है। सिर्फ परसेप्शन के आधार पर नहीं चल सकते। अभी मैं वेंकैया जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा किसान हमारे हैं, सबसे ज्यादा दलित हमारे हैं, वगैरह वगैरह वो बता रहे थे। आप देखिए, आज लद्दाख तो बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, तो कन्याकुमारी भी बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। कच्छ अगर बीजेपी रिप्रेजेंट करती है तो अरुणाचल प्रदेश बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। अरुणाचल बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। और इसलिए आप कच्छ से लेकर गन्नाबान तक जाइए। कभी आप सोचते थे कि तो हिंदी बेल्ट के लोग हैं। आप देखते हैं हम साउथ में भी सरकार बनाने में कभी सफल रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, कभी कभी ये भी हम पर आरोप लगाया जाता कि ये उच्च वर्ण के लोग ही इस पार्टी में हैं। मुझे देखने के बाद अब शायद अपना विचार बदलना पड़ा होगा।
जहां पर ज्यादा आदिवासी जनसंख्या ऐसे जो कुछ राज्य हैं, उसमें से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहां मैक्सिमम आदिवासी राज्यों है, उनमें से ये राज्य है। और वहां पर आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है। आपको ये भी मालूम है कि गोवा, जहां निर्णायक वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राज कर रही है। नागालैंड, जहां अधिकतम वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जम्मू कश्मीर, जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां आज हम सत्ता में भागीदार हैं। पंजाब, जहां सिख समाज निर्णायक है, वहां हम कई वर्षों से सत्ता में हैं। ये सारे क्षेत्र वो हैं, और इसलिए हम भी कभी धरातल पर रहकर के सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का व्याप, पहुंच, उसका क्षेत्र विकास कहां-कहां हुआ है, और इसलिए जिन परसेप्शन को लेकर के आप बातें करते रहते हैं, वो बहुत पुरानी बातें हैं। कभी कभार ये कहने को बड़ा सरल होता है। पुराने जमाने में हमारे सीताराम जी के जो पूर्वज थे, वो यही बताते थे लोगों को, देख वो गाड़ी चल रही है ना, उसमें पेट्रोल नहीं जल रहा है, तुम्हारा खून जल रहा है। ये डायलॉग सुने हैं हमने, बहुत सालों से सुने हैं, और उन्हीं डायलॉग पर आज भी हम चले। वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, और इसलिए मैं जरा पूछना चाहता हूं। मेरा प्रधानमंत्री जी से उनकी सारी बात से सहमत होते हुए एक बात निवेदन करना चाहता हूं। चाहे इनका राज है और चाहे आपका राज है, हिंदुस्तान के संविधान में जो कमजोर तबकों को विधानसभा और लोकसभा में तो वो आए हैं, वो इस तरफ पहले आते थे, हमारी तरफ आते थे, अब आपके साथ हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में जो सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए, जो हमारे संविधान में आर्थिक और सामाजिक विषमता बराबर के खेल हैं, सामाजिक विषमता के मामले में भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, चाहे एजुकेशन वाले, चाहे मेडिकल के किसी विभाग में देख लीजिए, यदि पिछड़ी जात से लेकर के दलित और आदिवासी लोगों की क्या दुर्गति है और कहां पहुंचे हैं वो, ये सामाजिक विषमता को यदि आप दृष्टि में नहीं रखेंगे तो यहां की संख्या से देश नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान धरती से बदलेगा। और धरती की थोड़ी बहुत संख्या आएगी तो निश्चित तौर पर जो लोग आरक्षण से लाभ नहीं पा रहे हैं, उनको आपके आने के बाद हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप उस काम को कर सकते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। शरद जी ने मेरे दिल की बात बता दी, और मैं उनका आभारी हूं। और कभी आपको मौका पड़े तो एक किताब है सामाजिक समरसता, आप उसको जरूर पढ़िए, जिसमें आपको शायद जो आपके भाव हैं उसकी विस्तार से मैंने व्याख्या की है, और आपको आनंद होगा। मैं वो आनंद आपका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो शरद जी ने बात कही है, जिसका मैं स्वीकार करता हूं, ये स्वच्छता अभियान क्या ये कॉरपोरेट के लिए कार्यक्रम है क्या? अमीरों के लिए है क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमारा हिंदुस्तान का गरीब तरस रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला तरस रहा है। क्या हम स्वच्छता नहीं दे सकते? और उस अभियान को जब मैं चलाता हूं तो मैं उस गरीब की आवाज सुनता हूं, माताओं बहनों के सम्मान की बात करता हूं। जनधन योजना, इस देश के गरीब के बैंक अकाउंट खुले, क्या ये कॉरपोरेट का कार्यक्रम है क्या? जनधन योजना, प्लीज, जनधन योजना, ये गरीबों के बैंक के खाते खुले हैं। ये न अमीरों का कार्यक्रम है, न कॉरपोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है। स्कूल में टॉयलेट, ये कौन सी स्कूल है जहां गरीब के बच्चे जाते हैं? सरकारी स्कूल जो गरीब के बच्चे जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जाते हैं, ड्राइवर का बेटा जाता है जिसको अब एस्पिरेशन है बच्चों को पढ़ाना है। टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। क्या ये अमीरों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? मैं सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहा हूं, किस किसान के लिए? गरीब किसान के पास कम जमीन है,
पर ड्रॉप मोर क्रॉप की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? छोटा किसान है, जमीन कम है, उसकी उपज ज्यादा कैसे पैदा हो उसके लिए मशक्कत कर रहा हूं। क्या ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? क्या ये अमीरों के खजाने में जाने वाला काम है क्या? हम कोल ऑक्शन करते हैं, कोल ऑक्शन से पैसा आता है हिंदुस्तान का पूर्वी बेल्ट, जिसके पास इतनी प्राकृतिक संपदा है, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, पूर्वांचल हो, इतनी प्राकृतिक संपदा, उड़ीसा, इतनी प्राकृतिक संपदा के बावजूद भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या उन राज्यों को गरीबी से बाहर लाना है कि नहीं लाना है? क्या हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर का विकास होता रहेगा? मेरे मन में दर्द है, जब तक हम हिंदुस्तान का ये संतुलित विकास नहीं करेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए कोल ऑप्शन से पैसा जाएगा, वो इन्हीं राज्यों के पास जाएगा क्योंकि कोल उनके पास है, और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। क्या ये अमेरिका के लिए हो रहा है क्या? ये क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए हो रहा है क्या? गंगा सफाई, इस देश की 40% जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गंगा के साथ जुड़ी हुई है। आर्थिक दृष्टि से गंगा सफाई किसी के लिए श्रद्धा का विषय हो सकता है, गंगा सफाई किसी के लिए एनवायरमेंट का विषय हो सकता है, लेकिन गंगा सफाई एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोग्राम भी है, एक आर्थिक चेतना जगाने वाली ताकत रखता है। ये वहां के इलाके के गरीब से गरीब लोगों की आर्थिक जीवन में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ये सरकार आखिरी छोर पे बैठे हुए दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए अपने संकल्प को लेकर के चल रहा है। स्किल इंडिया, आनंद जी बता रहे थे, मैं बताना नहीं चाहता हूं कि कितनी कमेटियां बनी, कितने मिशन बने, कितने लोग आए, कितने लोग गए, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सारी दुनिया, समृद्ध से समृद्ध देश भी एक विषय पे फोकस करके काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट। हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अच्छे ढंग से, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके पास भुजाएं हैं, तो उसके हाथ में हुनर भी चाहिए। सिर्फ भुजाओं से बात बनने वाली नहीं है, भुजाओं में हुनर भी चाहिए। अगर हुनर होगा तो मैं समझता हूं इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हमारे देश का नौजवान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट हिंदुस्तान के सामान्य से सामान्य गरीब से 5वीं कक्षा पढ़ा छोड़ दिया, 3री कक्षा पढ़ा छोड़ दिया, उन बच्चों के लिए ये फोकस करने वाला कार्यक्रम है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, कि कौन लोग हैं जिसके पास घर नहीं है? ये कॉर्पोरेट है क्या? ये गरीब लोग हैं। गरीब को घर देने की कोशिश है। 3 करोड़ घर गांव में बनाने हैं, 2 करोड़ घर शहर में बनाने हैं। और 2022 भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, हम इस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। और इसमें कोई राजकीय एजेंडा नहीं हो सकता है जी। जहां पर कांग्रेस उनकी सरकारें होंगी, हम उनको भी कहेंगे लीजिए, आइए मिलिए, अपन गरीबों को घर दें। ये इस सरकार उस सरकार का कार्यक्रम नहीं है, देश के गरीबों का कार्यक्रम है। और इसलिए हम उस चीजों को लेकर के चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम गरीबों को लेकर के जिन बातों को कर रहे हैं, उसको अगर आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग रहेगा। आप देखते हैं, बड़े बुद्धिमान लोग तो अलग अलग एनालिसिस करते हैं, लेकिन इस पूरे बजट में 42% डिवोल्यूशन राज्य को जाना हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अलग तरीके से देखने के लिए अब हमारे लिए भी, हमने भी सोचना होगा। अब देश के विकास की हम बात करेंगे तो राज्य की संपदा और राष्ट्र की संपदा, इस मिलाकर के हमको योजनाओं को एक परिप्रेक्ष्य में देखने का समय आ चुका है। और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन, और आप तो राज्यों के प्रतिनिधित्व हैं, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है। वे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं, विकास में लगे, आप देखिए वहां की इकोनॉमी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और मैं आग्रह करूंगा, आप माननीय सदस्य राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट जब राज्यों के पास गई है तो उस अमाउंट का उपयोग सच्चे अर्थ में विकास में हो। अगर सच्चे अर्थ में विकास में होगा तो राज्य बहुत तेजी से अपनी कठिनाइयों से बाहर आएगा
और उस दिशा में हम सबका ध्यान होना चाहिए, मेरा आग्रह रहेगा। इस बजट के अंदर एक मुद्रा योजना की बात कही गई है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। हम देखते हैं कि हमारे देश में सचमुच में देश की इकोनॉमी कौन चलाता है, इस पर अध्ययन नहीं हुआ है। इस देश के जो सामान्य लोग हैं वे रोजगार भी देते हैं, स्वरोजगार भी करते हैं और देश की इकोनॉमी को भी चलाते हैं। ऑटो रिक्शा रिपेयर करने वाला होगा, ऑटो रिक्शा चलाने वाला होगा, ऑटो रिक्शा रखने वाला होगा, स्कूटर रिपेयरिंग करने वाला होगा, साइकिल रिपेयरिंग, जूता पॉलिश करने वाला होगा, फल बेचने वाला होगा, ब्रेड बेचने वाला होगा, सामान्य व्यक्ति। इस देश में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा ऐसी इकाइयां हैं और जो 11-12 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। ये कम अमाउंट नहीं है नंबर। उनकी क्षमता है, एक को रोजी देते हैं या 2 को देते हैं, रोजगार देने की उनकी क्षमता है। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है कि उसको अगर पैसा चाहिए तो कोई व्यवस्था नहीं है जहां से उसको पैसा मिले। 120% ब्याज से वो साहूकार के घर जाता है, पैसे लेता है और आधी जिंदगी उसकी ब्याज देने में चली जाती है। पहली बार ये सरकार इस योजना को लेकर के आई है मुद्रा की, जिसके तहत इसी वर्ग को धन मिलेगा, उसकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होगी और उसके कारण वो अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा। और मैं मानता हूं देश को आर्थिक प्रगति पर ले जाने वाले जितनी और पहलू है, ये बराबरी के साथ खड़ा रहेगा यूनिट और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। एक ऐसा नया क्षेत्र है जिस पर हमने फोकस किया है और मुझे विश्वास है कि नई ऊंचाइयों पर ले जाने में तो फायदा करेगा। ये लोग वो कौन है? करीब 54% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवसाय करते हैं, छोटा मोटा अपना कारोबार चलाते हैं। 46% शहरों में है और इसमें ये जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 60%, मोर देन 60% या तो वो शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं या ओबीसी के हैं। यानी ये समाज का इतना पिछड़ा वर्ग है जिसकी ओर हम अगर ध्यान देंगे, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी मात्रा में अपना काम उसको आगे बढ़ा सकता है और हम इसको रोजगार देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अब तक जो इनको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस होता था,